नमस्कार। कहते हैं कि एक दिन न्यूटन ने एक सेब को पेड़ से गिरते हुए देखा और सोचा कि जो ताकत इस सेब को नीचे खींच रही है, क्या वही ताकत चांद को भी आसमान में अपनी जगह पर बनाए हुए है। हम्म। आज हम उसी एक सवाल से शुरू हुई खोज की गहराई में उतरेंगे। हमारे पास कक्षा 9 के अध्याय 9 गुरुत्वाकर्षण पर आधारित एनसीईआरटी के नोट्स हैं। और हम इन नोट्स को लाइन दर लाइन पढ़ेंगे और उस अदृश्य धागे की कहानी को समझेंगे जो एक सेब से लेकर सितारों तक सब कुछ एक दूसरे से बांधे हुए हैं। तो ये कहानी शुरू होती है एक ऐसे बल से जो चीजों को सीधा चलने ही नहीं देता। नोट्स का पहला विषय है अभिकेंद्र बल यानी सेंट्रीपेटल फोर्स। हाँ, इसकी परिभाषा कहती है वह बल जो किसी वस्तु को वृत्ताकार पथ में गतिमान रखता है और केंद्र की ओर लगता है, अभिकेंद्र बल कहलाता है। मतलब कोई भी चीज जो गोल घूम रही है उस पर यह बल लग रहा है। यहाँ चित्र में एक व्यक्ति पत्थर को रस्सी से गोल गोल घुमा रहा है। तो क्या यहाँ रस्सी का तनाव ही अभिकेंद्र बल है? हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है। अभिकेंद्र बल मतलब कोई नया या अनोखा बल नहीं है। ये एक तरह से जॉब डिस्क्रिप्शन जैसा है। अच्छा। इस मामले में रस्सी का तनाव अभिकेंद्र बल का काम कर रहा है। अगर हम ग्रहों की बात करें तो वहां गुरुत्वाकर्षण ये काम करता है। इसका मुख्य काम है वस्तु को सीधे जाने से रोकना और उसे लगातार केंद्र की ओर मुड़ते रहना। नोट्स में अगला बिंदु है यह बल दिशा बदलता है। ये तो जाहिर है क्योंकि वस्तु गोल घूम रही है। लेकिन दूसरा बिंदु कहता है अगर डोरी टूट जाए तो पत्थर स्पर्श रेखीय मतलब टैंजेंट सीधी रेखा में जाएगा। स्पर्श रेखा। हाँ, इसका क्या मतलब हुआ? इसे ऐसे समझिए, पत्थर हर पल सीधा ही जाना चाहता है, लेकिन रस्सी उसे अंदर की ओर खींच लेती है। जिस पल रस्सी टूटती है यानी वो खींचने वाला बल खत्म हो जाता है, पत्थर उसी पल जिस भी दिशा में जा रहा था ठीक उसी दिशा में एक सीधी लाइन में उड़ जाएगा। उसी सीधी लाइन को, जो वृत्त को बस एक बिंदु पर छूकर निकलती है, स्पर्श रेखा या टैंजेंट कहते हैं। चित्र में इसे एक तीर से दिखाया भी गया है। और यहीं पर वो नोट बॉक्स आता है जो सब कुछ जोड़ देता है। सर आइजैक न्यूटन, जो बल सेब को नीचे गिराता है वही बल चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर घुमाता है। मतलब न्यूटन ने कल्पना की कि पृथ्वी और चांद के बीच भी एक ऐसी अदृश्य रस्सी है। बिल्कुल, उन्होंने सोचा कि पृथ्वी का खिंचाव ही चांद के लिए अभिकेंद्र बल का काम कर रहा है, जो उसे अपनी कक्षा में, अपनी ऑर्बिट में बनाए हुए है। और इसी सोच से जन्म हुआ गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का, जो हमारा अगला टॉपिक है। हाँ, नियम कहता है विश्व का प्रत्येक पिंड दूसरे पिंड को एक बल से आकर्षित करता है। प्रत्येक पिंड मतलब मेरे और इस माइक के बीच में भी एक आकर्षण बल है। हाँ, बिल्कुल है। ब्रह्मांड की हर एक चीज, हर दूसरी चीज को अपनी ओर खींच रही है। आप, मैं, ये माइक, हमारे आसपास का हर कण, सब एक दूसरे को खींच रहे हैं। लेकिन महसूस क्यों नहीं होता? ये अलग बात है कि ये बल इतना कमजोर है कि हमें रोजमर्रा की जिंदगी में महसूस नहीं होता। अच्छा, तो नियम के दो हिस्से हैं। पहला, ये बल द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। सूत्र है F प्रोपोर्शनल M मल्टीप्लाइड M। हाँ, सीधे शब्दों में चीजें जितनी भारी होंगी उनके बीच खिंचाव उतना ही ज्यादा होगा। चित्र में दो गोले A और B दिखाए गए हैं। अगर हम इनका वजन मतलब द्रव्यमान बढ़ा दें तो इनके बीच लगने वाला आकर्षण बल भी बढ़ जाएगा। इसीलिए हमें ग्रहों और तारों जैसे विशाल पिंडों का गुरुत्वाकर्षण महसूस होता है, छोटी चीजों का नहीं। और दूसरा हिस्सा है ये बल दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सूत्र है F प्रोपोर्शनल 1d²। ये दूरी का वर्ग वाला हिस्सा हमेशा थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। इसके लिए एक टॉर्च की रोशनी का उदाहरण सोचिए। जब आप दीवार के पास टॉर्च जलाते हैं तो रोशनी का गोला छोटा और बहुत तेज होता है। हाँ। जैसे ही आप दीवार से अपनी दूरी 2 गुनी करते हैं, वही रोशनी 4 गुना बड़े हिस्से में फैल जाती है और हर हिस्से में उसकी चमक कम हो जाती है। अरे वाह! गुरुत्वाकर्षण बल भी ठीक इसी तरह दूरी बढ़ने पर फैलता है। दूरी 2 गुनी होने पर ये 4 गुना कमजोर हो जाता है। वाह, ये तो बहुत आसान हो गया। और इन दोनों को मिलाकर अंतिम सूत्र बनता है F = G M × M/d²। इसमें ये G क्या है? G को सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक कहते हैं। नोट्स में G का सूत्र दिया है, G = F d² / M × M, जो
जो बस पिछले सूत्र को ही रीअरेंज करके बनाया गया है। लेकिन जी की असली कहानी उसके मान में छिपी है। इसका मान है 6.673 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg -2। हेनरी कैवेंडिश ने इसकी खोज की थी। ये संख्या देखने में बहुत छोटी और जटिल लगती है। हाँ, और इसका मात्रक nm² kg-2, ये तो याद रखना भी मुश्किल लगता है। वही तो। लेकिन इसे रटने की जरूरत नहीं, ये सूत्र से ही निकलता है। बल का न्यूटन n, दूरी का मीटर स्क्वायर m², और नीचे दो द्रव्यमान है तो किलोग्राम स्क्वायर kg², जो ऊपर आकर kg-2 बन गया। अच्छा, लेकिन ध्यान दीजिए उस संख्या पर, 10 की घात -11। इसका मतलब है दशमलव के बाद 10 शून्य। 10 शून्य। हाँ, और ये छोटी सी लगभग शून्य जैसी संख्या ही इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा राज है। यही वजह है कि आप अपने बगल में बैठे इंसान का गुरुत्वाकर्षण महसूस नहीं करते, लेकिन जब आप इसी छोटी संख्या को किसी ग्रह या तारे के खरबों खरबों किलो द्रव्यमान से गुणा करते हैं, तो यही कमजोर बल पूरे ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली खिलाड़ी बन जाता है। तो यही वजह है कि नोट्स में लिखा है कि जी का मान पूरे ब्रह्मांड में समान रहता है। इसी वजह से इसे सार्वत्रिक कहते हैं। एकदम सही। चाहे आप यहाँ हो या किसी दूसरी आकाशगंगा में, जी का मान नहीं बदलता। यह प्रकृति के सबसे बुनियादी नियमों में से एक है। तो इस नियम का महत्व क्या है? नोट्स में 4 बिंदु दिए हैं। पहला, हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाला पल। मतलब हम हवा में उड़ नहीं जाते। दूसरा, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति। तीसरा, सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति। ये सब उसी एक अदृश्य धागे के अलग-अलग रूप हैं। यही बल हमें जमीन पर रखता है, यही बल चांद को पृथ्वी के चारों ओर घुमाता है। और चौथा, चंद्रमा और सूर्य के कारण ज्वार भाटा। हाँ, जैसा कि सौर मंडल के चित्र में दिखाया गया है, यही बल पृथ्वी समेत सभी ग्रहों को सूर्य की परिक्रमा करने पर मजबूर करता है। यहाँ तक कि समुद्र में उठने वाली विशाल लहरें यानी टाइड्स, वो भी मुख्य रूप से चांद के इसी गुरुत्वाकर्षण खिंचाव का नतीजा है। ये तो हुई दूर की चीजों पर गुरुत्वाकर्षण के असर की बात। लेकिन जब कोई चीज पृथ्वी की ओर आती है, जैसे वो न्यूटन का सेब, तो उसके गिरने के तरीके में क्या खास होता है? यहीं से मुक्त पतन यानी फ्री फॉल का विचार आता है ना? बिल्कुल। नोट्स में परिभाषा है, जब वस्तुएं पृथ्वी की ओर केवल गुरुत्वीय बल के कारण गिरती हैं, तो हम कहते हैं कि वस्तुएं मुक्त पतन में हैं। केवल गुरुत्वीय बल मतलब हवा का असर भी नहीं? हाँ, इसका आदर्श उदाहरण है वैक्यूम, जहां हवा का कोई प्रतिरोध ना हो। जब कोई चीज ऐसे गिरती है तो उसकी गति में कुछ दिलचस्प चीजें होती हैं। हाँ, इसकी विशेषताएं दी गई हैं। पहली, गति की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता, मतलब वो सीधी नीचे गिरती है। वेग के परिमाण में लगातार परिवर्तन होता है। आसान भाषा में उसकी रफ्तार लगातार बढ़ती जाती है। और जब भी रफ्तार या वेग बदलता है, तो विज्ञान की भाषा में हम कहते हैं कि त्वरण पैदा हो रहा है। यही तीसरी विशेषता है। इससे त्वरण, एक्सेलरेशन उत्पन्न होता है। हाँ, जैसा कि चित्र में एक टावर से गिरते पत्थर को दिखाया गया है, वो हर पल पहले से ज्यादा तेज हो रहा है। इसी त्वरण को हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं और इसे जी से दर्शाते हैं। जी का एक सूत्र भी है, G = gm/r²। क्या ये वही G, m और r हैं जो हमने गुरुत्वाकर्षण के नियम में देखे थे? हाँ, जी वही स्थिरांक है। m यहाँ पृथ्वी का द्रव्यमान है और r पृथ्वी की त्रिज्या। दिलचस्प बात यह है कि इस सूत्र में गिरने वाली वस्तु का द्रव्यमान वो कहीं नहीं है। अरे हाँ। इसका मतलब है कि अगर हवा ना हो तो एक पंख और एक भारी पत्थर दोनों एक ही त्वरण से नीचे गिरेंगे और एक ही समय पर जमीन पर पहुंचेंगे। ये तो कमाल है। और पृथ्वी पर जी का औसत मान दिया गया है 9.8 ms²। इसका मतलब हर सेकंड गिरने वाली चीज की रफ्तार 9.8 मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाती है। हाँ, लगभग 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हर सेकंड जुड़ जाती है। तभी ऊंचाई से गिरने पर चोट इतनी ज्यादा लगती है। नोट्स में एक और महत्वपूर्ण तथ्य है। पृथ्वी पूर्ण गोला नहीं है। जी का मान ध्रुवों मतलब पोल्स पर अधिक और विषुवत वृत्त इक्वेटर पर कम होता है। ऐसा क्यों? जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, पृथ्वी ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है। यानी अगर आप ध्रुव पर खड़े हैं तो आप पृथ्वी के केंद्र के ज्यादा पास हैं। विषुवत रेखा की तुलना में? हाँ,
मतलब त्रिज्या r कम है और सूत्र g = gm r² के अनुसार अगर नीचे वाली संख्या r कम होगी तो g का मान ज्यादा होगा। अच्छा, इसीलिए ध्रुवों पर हमारा वजन भी मामूली सा ज्यादा होता होगा। बिल्कुल सही। अच्छा, तो अब हमारे पास त्वरण g है, तो फिर क्या हम गति के पुराने समीकरणों का इस्तेमाल कर सकते हैं? नोट्स में लिखा है त्वरण a को g से बदलें। हाँ, और 3 समीकरण दिए हैं। v = u + gt, s = ut + ½ gt² और v² = u² + 2gs। ये तो हमारे जाने पहचाने समीकरण ही है। हाँ, बस अब त्वरण की जगह गुरुत्वाकर्षण है, इसलिए a की जगह g आ गया है। लेकिन यहाँ एक चीज का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, चिन्हों का, यानी साइन कन्वेंशन का। हाँ, ये बताया गया है नीचे गिरती वस्तु a = +g और ऊपर फेंकी गई वस्तु a = -g। ऐसा इसलिए क्योंकि जब वस्तु नीचे गिरती है तो गति और गुरुत्व बल दोनों एक ही दिशा में होते हैं। और जब ऊपर फेंकते हैं तो दोनों विपरीत दिशा में होते हैं। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। अगर चिन्ह गलत लगाया तो पूरा जवाब गलत हो जाएगा। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। प्रश्न है, एक कार कगार से गिरकर 0.5 s में धरती पर आ गिरती है। g = 10 ms² मान लें। अब इसकी गणना को समझना है। इस तरह के सवाल को रटना नहीं है, उसे एक कहानी की तरह देखना है। सोचिए किसी फिल्म का सीन है। एक कार चट्टान के किनारे से फिसलती है। जब वो फिसलना शुरू करती है तो उसकी शुरुआती रफ्तार u 0 है। उसे नीचे पहुंचने में आधा सेकंड लगता है। अब हमें पता करना है कि आधे सेकंड में क्या क्या हुआ। पहली गणना है टकराते समय चाल v = 80। v = 10 × 0.5 = 5 ms। इसका मतलब है कि आधे सेकंड में ही कार की रफ्तार 0 से 5 मीटर प्रति सेकंड यानी लगभग 18 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच गई। गुरुत्वाकर्षण इतनी तेजी से काम करता है। वाह। दूसरी गणना, औसत चाल 0 + 5/2 = 2.5 मीटर पर सेकंड। और तीसरी, तय की गई दूरी s = ½ at²। s = ½ × 10 × 0.5² = 1.25 मीटर। तो इन समीकरणों से हमें पता चल गया कि वो चट्टान सिर्फ 1.25 मीटर यानी करीब 4 फीट ऊंची थी। ये दिखाता है कि ये सूत्र हमें कैसे किसी घटना का पूरा विश्लेषण करने में मदद करते हैं। अब आते हैं उस विषय पर जहां सबसे ज्यादा गड़बड़ होती है, द्रव्यमान और भार, मास और वेट। हम रोजमर्रा की जिंदगी में वजन शब्द का इस्तेमाल किलोग्राम में करते हैं, जबकि विज्ञान के हिसाब से ये पूरी तरह गलत है। हाँ, ये बहुत आम दुविधा है। नोट्स में से बहुत साफ तरीके से समझाया गया है। द्रव्यमान मतलब किसी वस्तु में पदार्थ की मात्रा है। ये कभी नहीं बदलता। कभी नहीं? कभी नहीं। आपका द्रव्यमान पृथ्वी पर 70 किलो है तो चांद पर भी 70 किलो ही रहेगा। ये अदिश राशि है और कभी शून्य नहीं हो सकता। और भार के बारे में लिखा है, ये पृथ्वी का आकर्षण बल है, W = m × g। ये स्थान के साथ बदलता है। इसका मात्रक न्यूटन है और ये सदिश राशि है और ये शून्य भी हो सकता है। बिल्कुल। भार एक बल है। ये वो ताकत है जिससे कोई ग्रह आपको खींचता है। चूंकि ये g पर निर्भर करता है और g जगह जगह बदलता है तो भार भी बदलता है। हाँ, जब आप वजन मशीन पर खड़े होते हैं तो आप अपना द्रव्यमान नहीं, अपना भार माप रहे होते हैं, जिसे मशीन किलोग्राम में बदल देती है। गहरे अंतरिक्ष में जहां कोई गुरुत्वाकर्षण नहीं, g 0 है, इसलिए आपका भार भी 0 होगा। आप भारीहीन महसूस करेंगे। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है चंद्रमा पर वस्तु का भार। नोट्स में लिखा है Wm = 1/6 of We, यानी चांद पर भार पृथ्वी के भार का छठा हिस्सा होता है। हाँ, क्योंकि चांद का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का लगभग छठा हिस्सा है। अगर पृथ्वी पर आपका भार 600 न्यूटन है तो चांद पर सिर्फ 100 न्यूटन होगा। इसीलिए जैसा कि चित्र में एक अंतरिक्ष यात्री को दिखाया गया है, वो चांद पर आसानी से ऊंची ऊंची छलांग लगा पाते हैं। उनका द्रव्यमान तो उतना ही है, लेकिन उनका भार बहुत कम हो गया है। गुरुत्वाकर्षण की दुनिया से निकलकर अब हम आते हैं प्रणोद और दाब पर। प्रणोद यानी थ्रस्ट की परिभाषा है किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाला बल। ये बल का ही एक खास नाम है। जब आप दीवार पर कील ठोकते हैं तो हथौड़े का बल कील पर सीधा 90 डिग्री पर लगता है। बस इसी सीधे लगने वाले बल को प्रणोद कहते हैं। और दाब प्रेशर है
प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला प्रणोद। सूत्र है दाब बराबर बल क्षेत्रफल। ये सिद्धांत तो बहुत काम का लगता है। ये बहुत ही ज्यादा। दाब सिर्फ ये नहीं देखता कि बल कितना है, बल्कि ये भी देखता है कि वो बल कितनी जगह पर लग रहा है। चित्र में एक पिन को लकड़ी पर दबाया जा रहा है। आप बल तो अपनी उंगली से लगा रहे हैं, लेकिन पिन की नोक का क्षेत्रफल बहुत ही कम है। कम क्षेत्रफल पर वही बल लगने से दाब हजारों गुना बढ़ जाता है और पिन आसानी से अंदर चली जाती है। नोट्स में इसके दैनिक जीवन के बहुत अच्छे उदाहरण हैं। कीलों के सिरे नुकीले होते हैं, चाकू की धार तेज होती है ताकि दाब ज्यादा लगे। हाँ, और स्कूल बैग की पट्टी चौड़ी होती है और ऊंट के पैर चौड़े होते हैं। यहाँ उल्टा है, ताकि दाब कम लगे। जहाँ हमें असर बढ़ाना हो, जैसे कील या चाकू, वहाँ हम क्षेत्रफल कम कर देते हैं, और जहाँ हमें असर कम करना हो, जैसे स्कूल बैग की पट्टी या ऊंट के चौड़े पैर, वहाँ हम क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं ताकि बल ज्यादा जगह पर फैले और दाब कम हो जाए। अब एक ऐसा विषय जो पानी से जुड़ा है, उत्प्लावकता यानी बॉयंसी। परिभाषा है, जब किसी वस्तु को तरल में डुबोया जाता है तो तरल उस पर ऊपर की ओर एक बल लगाता है। इसे उत्प्लावन बल कहते हैं। कभी पानी की बाल्टी में मग को उल्टा डुबोने की कोशिश की है? हाँ, वो ऊपर की तरफ भागता है। एक जोरदार धक्का महसूस होता है जो मग को ऊपर फेंकना चाहता है। बस वही धक्का उत्प्लावन बल है। जैसा चित्र में दिखाया गया है, जब कोई वस्तु पानी में होती है तो उसका भार उसे नीचे खींचता है और यह उत्प्लावन बल उसे ऊपर धकेलता है। और इसी लड़ाई से तय होता है कि कोई चीज तैरेगी या डूबेगी। अगर वस्तु का घनत्व पानी का घनत्व तो वो तैरती है, और अगर वस्तु का घनत्व पानी का घनत्व तो वो डूब जाती है। बिल्कुल, ये घनत्व का मुकाबला है। कॉर्क का घनत्व पानी से कम है, इसलिए वो तैरता है। लोहे की कील का घनत्व पानी से बहुत ज्यादा है, इसलिए वो डूब जाती है। लेकिन लोहे का बना जहाज तो तैरता है। यहीं पर शायद आर्किमिडीज का सिद्धांत काम आता है। बिल्कुल। सिद्धांत कहता है, जब किसी वस्तु को किसी तरल में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तो वह ऊपर की दिशा में एक बल का अनुभव करती है जो वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होता है। ये भौतिकी के सबसे सुंदर सिद्धांतों में से एक है। कहते हैं कि आर्किमिडीज ने इसे नहाते हुए टब में खोजा था। जब वो टब में घुसे तो पानी बाहर गिरा। हाँ, उन्हें अचानक समझ आया कि उनके शरीर पर ऊपर की ओर लग रहा बल बाहर गिरे पानी के भार के बराबर ही है। वो इतने उत्साहित हुए कि यूरेका यूरेका चिल्लाते हुए सड़क पर दौड़ पड़े। हाँ। तो लोहे का जहाज इसलिए तैरता है क्योंकि उसे खोखला बनाया जाता है। हाँ। उसे इस तरह डिजाइन किया जाता है कि वो अपने विशाल आकार के कारण अपने वजन से कहीं ज्यादा वजन का पानी अपनी जगह से हटाता है। हटाए गए पानी का भार इतना ज्यादा होता है कि उससे पैदा हुआ उत्प्लावन बल जहाज के भार को संतुलित कर लेता है और जहाज तैरता रहता है। नोट्स में इसके और भी अनुप्रयोग दिए हैं। दुग्धमापी, लैक्टोमीटर और हाइड्रोमीटर। ये कैसे काम करते हैं? ये दोनों उपकरण भी इसी सिद्धांत पर काम करते हैं कि वे किसी तरल में कितना डूबते हैं। शुद्ध दूध का घनत्व ज्यादा होता है तो लैक्टोमीटर उसमें कम डूबता है। अगर दूध में पानी मिला हो तो घनत्व कम हो जाता है और लैक्टोमीटर ज्यादा डूब जाता है, जिससे मिलावट का पता चल जाता है। अच्छा। और अब हमारा अंतिम विषय, आपेक्षिक घनत्व, रिलेटिव डेंसिटी। परिभाषा है, किसी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व उस पदार्थ के घनत्व और पानी के घनत्व का अनुपात है। ये बस एक तुलना है। हमने पानी के घनत्व को एक मानक, एक स्टैंडर्ड मान लिया है। जब हम कहते हैं कि चांदी का आपेक्षिक घनत्व 10.8 है, तो इसका सीधा मतलब है कि चांदी पानी से 10.8 गुना ज्यादा घनी है। यह हमें तुरंत अंदाजा दे देता है कि कोई चीज पानी के मुकाबले कितनी भारी है, और क्योंकि ये एक अनुपात है, इसका कोई मात्रक नहीं होता। सही कहा। ऊपर भी घनत्व का मात्रक, नीचे भी घनत्व का मात्रक, दोनों कट जाते हैं। ये सिर्फ एक संख्या है। तो हमने देखा कि कैसे एक ही सूत्र F=gmm/d² हमें जमीन पर टिकाए रखता है और ग्रहों को भी चलाता है। और जब यही बल त्वरण पैदा करता है तो G=gmr² बन जाता है। फिर हमने भार, दाब और उत्प्लावकता को समझा। ये सब एक ही कहानी के हिस्से हैं। बिल्कुल, एक अदृश्य बल की कहानी जो पूरे ब्रह्मांड को नियंत्रित करती है। हमने देखा कि गुरुत्वाकर्षण का नियम सार्वत्रिक है,
मतलब ये हर जगह एक जैसा काम करता है। अब जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं। जरा सोचिए, अगर हम किसी ऐसे ग्रह पर हों जहां गुरुत्वीय त्वरण g का मान पृथ्वी से 10 गुना ज्यादा हो, तो वहां हमारा जीवन, हमारे खेलकूद और हमारे द्वारा बनाए गए घर और इमारतें कैसी होंगी? अगर आपको इसी तरह आसान भाषा में पढ़ना अच्छा लगता है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप सभी सब्जेक्ट्स के नोट्स चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक करें।